विनोद तो चले गए हैं काम पर, मैं घर के बाहर आग जलाकर हांडी में चाय बनाती हूँ। माया ने लकड़ी में आग जलाई और हांडी पर चाय पकाने के लिए रख दिया। तभी वहाँ पर आसपास की उसकी कुछ सहेलियां आ गई। अरे माया बहिनी, तुम तो आजकल बहुत ठंडी करवाए हो। हाँ, ठंडी तो हम ही करवाए हैं, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में गर्मी भी हम ही करवाएंगे, बरसात भी हम ही करवाएंगे और तूफान भी हम ही चलवाएंगे। माया, तुम तो छोटी छोटी बातों पर गरमाने लगती हो। जाओ, हम लोग यहाँ पर चाय बना रहे, तुम तब तक अंदर से कुछ खाने को भी ले आओ। ठीक है, तुम लोग चाय की देखभाल करना, वरना कोई हांडी उठा ले जाएगा। इतना बोलकर माया घर के अंदर चली गई। इधर दोनों औरतें आपस में गप्पे मार रही थी। तभी अचानक एक चूड़ी बेचने वाला आ गया वहाँ। ठंडी के मौसम में रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, ये चूड़ियां पहनकर पतिदेव खुश हो जाएंगे। चल चल चूड़ियां देखते हैं। दोनों औरतें चूड़ी वाले के पास चली गई। वहीं ऊपर रहने वाली देवरानी अपनी बालकनी में आई। उसके हाथ बहुत लंबे लंबे थे और जादू से वो अपने हाथ और भी ज्यादा लंबे कर लिया करती थी। अरे वाह, जेठानी जी की हांडी में तो चाय पक रही है। राधिका ने अपने लंबे हाथों से नीचे आग में पक रही चाय की हांडी को उठाया और कमरे के अंदर चली गई। जब माया बाहर आई तो देखा चाय की हांडी कहाँ गायब हो गई। अरे तुम दोनों वहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों से बोला था ना कि चाय देखते रहना। दोनों औरतें आग के पास आ गई। तुम दोनों को मैंने चाय की रखवाली के लिए कहा था ना, कोई कुत्ता आया होगा, चाय उठाकर ले गया होगा। ऐसे एक रात माया का पति विनोद उसके लिए ठंड में पहनने के लिए बहुत अच्छी जैकेट लेकर आया। माया, ये जैकेट मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अरे वाह विनोद, ये जैकेट तो बहुत महंगी लग रही है, मैं अभी इसे पहनकर आती हूँ। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। राधिका अपने लंबे हाथों का फायदा उठाकर हमेशा माया के घर का कीमती सामान चुरा लिया करती थी, लेकिन सबूत कोई नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माया के घर विनोद का एक दोस्त और उसकी बीवी आए। राधिका बालकनी में खड़ी होकर माया के घर आने जाने वाले सभी मेहमानों को देखा करती थी। अरे आओ आओ दोस्त आओ, बड़े दिनों बाद तुम अपनी बीवी को लेकर हमारे घर आए हो। अरे विनोद बाबू, आज तो आपकी शिकायत खत्म कर दी ना। अब जल्दी से भाभी जी से बोलो कि हमें बढ़िया सा नाश्ता कराए अपने हाथों से। हाँ अरे आप तो आते आते ही नाश्ते की बात करने लगे। अपने दोस्त के घर आए, कुछ बातचीत कीजिए, नाश्ता कहाँ भाग रहा है। वो सब आपस में गप्पे मार ही रहे थे कि तभी माया सबके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता और चाय लेकर आ गई। सभी लोग बैठकर नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी उनके घर में राधिका का हाथ आया और एक पापड़ उठाकर चला गया। विनोद के दोस्त और उसकी बीवी ये सब देखकर हैरान हो गए और डर भी गए। ये सब क्या है माया? तुम्हारे घर में कोई भूत चुड़ैल रहती है क्या? अचानक से कोई बहुत लंबा सा हाथ आया और मेरा पापड़ उठाकर भाग गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इस घर में कोई चुड़ैल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये विनोद भैया का दोस्त कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, लगता है इसे भी मजा चखाना ही पड़ेगा। राधिका ने एक बार फिर से अपने हाथ लंबे किए और इस बार उसने विनोद के दोस्त के सारे कपड़े उतार दिए। वो सिर्फ चड्डी में बचा था। उसे बिना कपड़ों के देख माया और विनोद के दोस्त की बीवी भी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। इसके बाद राधिका ने धीरे धीरे करके सारा नाश्ता चुरा लिया। सबसे लास्ट में राधिका ने अपने हाथ लंबे करके माया को उठाया और उसे पंखे की तरह गोल गोल हवा में नचाने लगी। ये नजारा देखकर सभी लोग बुरी तरह डर गए। भागो यहाँ से, इनके घर में तो सच में कोई आत्मा रहती है। आप कहीं नहीं जा सकते, बिना कपड़ों के इतनी ठंड में चड्डी पहनकर भाग जाएंगे क्या? मुझे वो पंखे की तरह नचा रही है। राधिका, इतना बचपना ठीक नहीं है, छोड़ दो माया को, उसे चक्कर आ रहे हैं। ये विनोद जी राधिका राधिका कहकर किससे बातें कर रहे हैं? लगता है इनकी उस चुड़ैल से अच्छी जान पहचान है और डेली बातचीत होती है इनकी। अब तो लगता है मुझे इस घर से भागना ही होगा। इतने में राधिका ने माया को छोड़कर उस औरत को पकड़ लिया। अब सभी लोग घबराकर एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो हाथ धीरे धीरे नागिन की तरह रेंगते हुए ऊपर चला गया। ये सब देख राधिका ऊपर वाले मकान में बहुत मजे ले रही थी। यार विनोद, ये सब क्या है? तूने यही सब दिखाने के लिए हमें अपने घर पर इनवाइट किया था क्या? पहले तो आप सब लोग धीरे धीरे बात कीजिए, मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। अगर तेज बोलेंगे तो वो लंबे हाथ वाली सब कुछ सुन लेगी। अरे आखिर है कौन वो लंबे हाथ वाली? कहीं की प्रधानमंत्री है क्या? दरअसल ऊपर वाले घर में मेरी देवरानी रहती है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं। वो जादू से अपने हाथ और भी ज्यादा लंबे कर सकती है। इसी का फायदा उठाकर वो हमारे घर से कभी खाने पीने का सामान चुरा लेती है तो कभी किसी के कपड़े उतार देती है। मैं सीधी सादी पड़ जाती हूँ, मैं उसे बच्ची समझकर माफ कर देती हूँ, लेकिन अब लगता है उसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अच्छा तो ये बात है। मेरे पास एक प्लान है, तुम सब ध्यान से सुनो। अपने अपने कान इधर लाओ। माया, तुम ये बताओ कि राधिका को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसे पिज्जा पसंद है। पिज्जा के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ ऐसा नाटक करेंगे जैसे हम लोग बहुत बड़ी पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। अब सभी लोग ऐसे बातें करने लगे जैसे वो लोग पिज्जा पार्टी कर रहे हो। यार चीज पिज्जा की बात ही अलग है यार,
इसीलिए तो मैं ढेर सारा पिज्जा तुम सबके लिए लेकर आया हूँ। लगता है ये लोग पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। पिज्जा का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आने लगता है। राधिका ने अपने हाथ धीरे धीरे लंबे किए और माया के घर के अंदर घुसेड़ने लगी। तभी अचानक विनोद के दोस्त और उसकी बीवी ने राधिका का हाथ पकड़कर पंखे में बांध दिया। मेरा हाथ छोड़ो, आज के बाद तुम्हें एक सबक मिल जाएगा देवरानी जी। अरे भैया भाभी, मैंने तो आप लोगों के साथ मजाक किया था। मैंने कौन सा आपके पैसे या गहने चुराए? मैंने तो वो खाने पीने का सामान या आपके कपड़े ही चुराए। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, इतना हक तो बनता ही है। माया का दिल उसकी बात सुनकर पिघल गया। उसने जैसे ही राधिका के हाथ को रस्सी से आजाद किया, वैसे ही राधिका ने अपना हाथ इतनी तेजी से अपनी ओर खींचा कि वहां पर एक चमत्कार हो गया। राधिका के हाथों की लंबाई साधारण लड़कियों जितनी ही रह गई। चलिए भाभी, ये अच्छा हुआ, अब लंबे हाथों से छुटकारा तो मिला। अब मैं चाहकर भी आपके घर की चोरी नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, तो मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर लेना, पर हाँ, किसी के कपड़े मत उतारना। अरे नहीं नहीं, इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। बचपन से ही रमेश और सुरेश दोनों भाइयों के बीच हर चीज को लेकर कंपटीशन है। दोनों भाइयों की बनती नहीं है। ऐसे ही वो दोनों बड़े होते हैं और सुरेश को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम मिताली है। रमेश को मिताली से इतना प्यार हो जाता है कि वो घर में बिना कुछ बताए मिताली से शादी कर लेता है और मिताली को लेकर घर आता है। अपने बड़े बेटे को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर बिमला चौंक जाती है। ये क्या किया तूने बेटा? क्यों माँ, शादी करके तुम्हारे लिए बहू लाया हूं मैं घर में। वो तो दिख रहा है, लेकिन इससे अच्छी लड़की तुझे नहीं मिली क्या? बिमला के ये बोलने के पीछे एक कारण है। मिताली दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसमें एक कमी है। उसके दोनों पैर उसके शरीर से बहुत छोटे हैं, इसीलिए पहली नजर में वो बौनी लगती है। ये तो बौनी बहू है बेटा। ये सुनकर मिताली कहती है, नहीं माँ जी, मैं बौनी नहीं हूं, मेरे पैर बस शरीर के मुकाबले थोड़े छोटे हैं। तभी वहां सुरेश आ गया और रमेश का मजाक उड़ाने लगा। थोड़े छोटे नहीं है भाभी, बहुत छोटे हैं। सुरेश, मिताली मेरी पत्नी है, उसे लेकर मजाक मत कर। क्यों ना करो भैया, आपने तो फैमिली की नाक ही कटवा दी। अब देखना मैं किस लड़की से शादी करता हूँ। बिमला ने कुछ नहीं कहा, वो बोल भी क्या सकती थी। मिताली घर के अंदर आई और आते ही घर के कामों में बिमला का हाथ बटाने लगी। माँ जी, मुझे बताइए ना, मैं सब कुछ करती हूँ, आप आराम कीजिए। नहीं बहू, तुम अभी अभी आई हो। तो क्या हुआ, मैं आज खाना बनाती हूँ। सुरेश ने मजाक उड़ाना बंद नहीं किया और रमेश के साथ उसका झगड़ा हो गया। उसी रात से सुरेश सोचने लगा, अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो भाभी को टक्कर दे सके। सुरेश अगले दिन काम पर चला गया और उसी दिन उसकी फैक्ट्री में एक नई लड़की आई। उस लड़की के पैर बहुत लंबे थे और इसीलिए उसे ये नौकरी मिली थी। उसका नाम मानसी था। मानसी सभी आदमियों से ज्यादा लंबी थी। उसे देखते ही सुरेश ने सोचा, अरे यार, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। इसके पैर कितने लंबे हैं। भाभी तो इसके सामने चींटी के बराबर है। सुरेश ने दूसरे ही दिन मानसी से अपने दिल की बात कह दी। मानसी भी राजी हो गई। लंबे पैरों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए उसे पेट चलाने के लिए ये नौकरी करनी पड़ रही थी। वो एक ही सेकंड में शादी के लिए मान गई और उसी दिन सुरेश ने उससे शादी कर ली। घर के बाहर आकर वो दरवाजे पर दस्तक देने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अब होगी असली टक्कर। मेरी बीवी के साथ भाभी। छोटे पैरों वाली भाभी को तो ये एक ही सेकंड में दबोच लेगी। बिमला ने दरवाजा खोला और वो खड़ी की खड़ी रह गई। ये कौन है बेटा? ये आपकी छोटी बहू है माँ। लेकिन इसका चेहरा कहाँ है? पैर नीचे के माले पर और चेहरा दूसरे माले पे। इसके पैर इतने लंबे कैसे हैं? नमस्ते माँ जी। बिमला को प्रणाम करने के लिए मानसी झुकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर उतने लंबे होने की वजह से वो झुक नहीं पाई। अरे रहने दो, प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक बहू के पैर छोटे हैं और एक बहू के लंबे। अच्छे नमूने हैं सब के सब। बिमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुओं को लेकर उसके कुछ सपने थे, लेकिन उसकी दोनों बहुओं में से एक भी नॉर्मल नहीं है। उधर सुरेश बहुत खुश होने लगा। वो रमेश से कहने लगा, क्यों भैया, कैसी लगी मेरी चाल? अब मेरी बीवी के सामने आपकी बीवी तो चींटी लग रही है। अरे चुप रह, मेरी बीवी फिर भी ठीक है। तेरी बीवी तो जिराफ लग रही है, जिराफ।
उधर दो भाइयों की लड़ाई देखकर दोनों बहुएं भी एक दूसरे से लड़ने लगी। ए चीटी की बच्ची, चल काम कर, नहीं तो अपने लंबे पैरों से एक लात मारूंगी। क्या तू लात मारेगी मुझे? जिराफ की बच्ची कहेंगी। शैतान की तरह लंबे पैर हैं तेरे, और तेरे पैर तो चींटियों से भी छोटे हैं। तुझे तो किसी चिड़ियाघर में होना चाहिए, और तुझे तो जंगल में होना चाहिए। जंगल में तू इंसानों के बीच रहने के लायक नहीं है। इसी तरह घर में शब्दों की बारिश चलने लगी और इससे बिमला परेशान हो गई। यहां तो जैसे सर्कस लग गया है। पहले मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ते थे, अब दोनों बहुएं भी लड़ने लगी हैं, एक लंबे पैर वाली और एक छोटे पैर वाली। हे भगवान, मैं कहां जाऊं? मुझे ऐसी बहुएं नहीं चाहिए। बिमला ने चिल्लाकर ये बात कही। ये सुनते ही सभी चुप हो गए। ये क्या कह रही हो माँ? मैं मिताली से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी मानसी से प्यार करता हूँ। प्यार गया भाड़ में। मुझे इस घर में नमूने नहीं चाहिए। ये मेरा घर है। अगर ऐसी ही बीवी चाहिए तो तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, नहीं तो इन्हें इनके मायके रख कर आओ। बिमला ने ये कह दिया और अपने कमरे में चली गई। बिमला गुस्से में जो कहती थी, बाकी लोगों को वही करना पड़ता था, नहीं तो घर में कलेश हो जाता था। ये बात रमेश और सुरेश को अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए वो डर गए। मानसी और मिताली अगली सुबह मायके जाने के लिए रात को ही बैग पैक करने लगी, लेकिन रात को ही जोरदार तूफान आ गया। बिमला का घर बहुत पुराना था। तूफान की वजह से घर का एक हिस्सा टूट गया। अगली सुबह बिमला सर पर हाथ रख कर बैठ गई। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, अब ये भी टूट गया, अब क्या होगा? तभी बिमला की दोनों बहुएं आई और कहा, चिंता मत कीजिए माँ जी, हम दोनों ठीक कर देंगे सब कुछ। लेकिन कैसे? इस घर का दूसरा माला कैसे ठीक होगा? मिस्त्री को बुलाने के पैसे नहीं है मेरे पास। हम हैं ना माँ जी, आप बस देखते जाइए। मानसी और मिताली एकजुट हो गई। मानसी लंबी थी, मिताली नीचे से घर ठीक करने लगी और मानसी दूसरा माला ठीक करने लगी। इसी तरह कुछ ही घंटों में घर ठीक हो गया। बिमला की जान में जान आई। उसने कहा, इसी तरह तुम सभी मिलजुल कर रहोगे तो कितना अच्छा होगा। दोनों के पास अपनी अपनी खूबी है, उसे लेकर लड़ाई मत करो। उसी खूबियों को लेकर एक दूसरे की मदद करो, देखना काम कितना आसान हो जाएगा। तो आप हमें मायके नहीं भेजोगे ना माँ जी? नहीं बहू। सच? हाँ सच। तुम दोनों जैसी भी हो, मेरी बहू हो, और अगली बार तूफान आएगा तो घर कौन ठीक करेगा? हाँ। इसी तरह दोनों बहुओं में दोस्ती हो गई। रमेश और सुरेश की लड़ाई भी खत्म हो गई। मानसी मिताली की मदद करने लगी और मिताली मानसी की। इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे।